मुकेश अंबानी इंडिया के रिचेस्ट आदमी नहीं होते अगर धीरू भाई अंबानी ने मात्र 15,000 के कैपिटल से रिलायंस को 1966 में स्टार्ट नहीं किया होता तो। जी हाँ, वही रिलायंस जिसका सुबह उठते ही आप इंटरनेट यूज करते हो, कपड़े खरीदते हो तो ट्रेंड से खरीदते हो, ग्रोसरीज मंगाते हो तो जियो मार्ट से मंगाते हो, और यही नहीं, मूवी देखते हो तो जियो सिनेमा से, एंड पेट्रोल भराते हो तो रिलायंस पेट्रोल पंप से। अब एक सिंपल सवाल, अगर रिलायंस एक दिन के लिए बंद हो जाए तो इंडिया का क्या होगा? नेटवर्क स्लोडाउन हो जाएगा, एनर्जी सेक्टर क्राइसिस में आ जाएगा, स्टॉक मार्केट हिल जाएगी एंड रिटेल सेक्टर पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। सुनने में डर लग रहा है ना? बिल्कुल सही है, क्योंकि ये स्टोरी है पावर की। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, रिलायंस कभी भी किसी रॉयल फैमिली का एम्पायर नहीं था, ना ही किसी जमींदार का था, बल्कि ये एम्पायर शुरू हुआ था मात्र 15,000 के कैपिटल के साथ, एक छोटी सी ट्रेडिंग शॉप से। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक आदमी के बहुत बड़े विजन के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिलायंस इतना बड़ा एम्पायर कैसे बना, एंड आज की डेट में रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक पैरेलल इकोनॉमी है। पर ध्यान से सुनना, इस एम्पायर का सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ लास्ट में आएगा। विद दिस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिन विजन बाय सत्यम मिश्रा। तो कहानी शुरू होती है 1958 में एडन, येमेन नाम की जगह में। एक यंग लड़का जो कि पेट्रोल पंप में पेट्रोल भर रहा था, नाम धीरू भाई अंबानी। सैलरी सिर्फ इतनी कि बस सर्वाइवल हो सके। लेकिन धीरू भाई अंबानी ने एक चीज ऑब्जर्व की। उनकी ऑब्जर्वेशन ये थी कि क्रूड ऑयल का जो रेट होता है वो पूरी दुनिया में सेम नहीं होता, एंड जिसको इस बारे में इनसाइडर न्यूज पता होती है वो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है। 1958 में ही धीरू भाई अंबानी वापस मुंबई आते हैं। जेब में ज्यादा पैसे तो नहीं थे, बट उसी समय के बीच उन्होंने एक छोटी सी फर्म स्टार्ट की। रिलायंस कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन नाम की फर्म थी। मस्जिद बंदर रोड मुंबई में उन्होंने स्टार्ट की मात्र 15,000 के कैपिटल के साथ। और भैया बिजनेस ये करती थी पॉलिस्टर यार्न ट्रेडिंग। देखो, इंडिया में तब लाइसेंस राज चलता था, एंड उस वक्त पर बिजनेस करना मतलब हजारों परमिशन लेना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। पर धीरू भाई अंबानी का एक रूल था, अगर सिस्टम स्लो चल रहा है तो वॉल्यूम पर खेलो। उन्होंने हमेशा स्केल करने में बिलीव किया, पर सिर्फ ट्रेडिंग से इतना बड़ा एम्पायर नहीं बनता। इसीलिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग का रिस्क लिया, एंड 1966 में रिलायंस का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला नरोडा, गुजरात में। और जो प्रोडक्ट ये लोग मार्केट को दे रहे थे वो था पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न। अब सोचो, उस वक्त इंडिया में टेक्सटाइल मार्केट में कॉटन राज करता था, एंड पॉलिस्टर को चीप फैब्रिक माना जाता था। एंड इसकी वजह से एक डर तो रियल था कि अगर ये फेल हो गया तो, मार्केट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो। पर यहाँ पर धीरू भाई अंबानी की एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन थी। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया जो बाकी लोगों ने नहीं किया। इंडिया का मार्केट ग्रो कर रहा था, कॉटन महंगा था एंड पॉलिस्टर अफोर्डेबल। रिलायंस ने स्केल और पॉकेट फ्रेंडली का कॉम्बिनेशन यूज किया, एंड यहीं पर धीरू भाई अंबानी ने एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप लिया। 1977 में रिलायंस अपना आईपीओ पहली बार लॉन्च करता है। ये सिर्फ एक आईपीओ नहीं था, ये एक सोशल मूवमेंट था। इंडिया में पहली बार हजारों स्मॉल इन्वेस्टर्स, हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर बने। रिलायंस का स्लोगन था, रिलायंस में इन्वेस्ट करो, इंडिया की ग्रोथ में इन्वेस्ट करो। एंड अब ये कॉम्पिटिटर्स के लिए डर की बात थी, क्योंकि रिलायंस के पास आ गया था बहुत सारा पैसा, पब्लिक सपोर्ट एंड पॉलिटिकल विजिबिलिटी। एंड जो सबसे डेंजरस वेपन था रिलायंस के पास, वो था आम आदमी का पावर। अब एक चीज सोचो, अगर शेयर होल्डर ही लाखों में है तो उसका एजीएम मीटिंग कितना बड़ा होगा। पर पैसा तो मिल गया, अब रियल क्वेश्चन था कि इस पैसे को लगाया कहाँ जाए। देखो, रिलायंस ने वो गलती नहीं की जो बाकी कंपनीज करती थी। उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड नहीं किया, उन्होंने पूरी वैल्यू चेन बना ली। टेक्सटाइल्स, पॉलिस्टर, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज। इस स्ट्रेटेजी को कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो रॉ मटेरियल भी तुम्हारा, प्रोसेसिंग भी तुम्हारी, डिस्ट्रीब्यूशन भी तुम्हारा। अगर कोई नया कंपटीटर आए तो ऑलरेडी तुमसे 3 कदम पीछे है। 1980s और 1990s में रिलायंस ने हजीरा, पाताल गंगा और जामनगर जैसे 3 इंडस्ट्रियल हब्स डेवलप किए, बट इन सारे प्रोजेक्ट्स में हजारों करोड़ों का खर्चा हुआ, एंड फियर फैक्टर भी बहुत ज्यादा था, क्योंकि अगर एक बार रिफाइनरी बन गई तो वो पैसा रिवर्स नहीं होता। एंड एक ऐसा टाइम आता है अब जहां पर लीडरशिप चेंज हुई। 6 जुलाई 2002, इस दिन धीरू भाई अंबानी का देहांत हो जाता है, एंड पूरा इंडिया शॉक था, एंड मार्केट्स नर्वस थी कि क्या रिलायंस सर्वाइव करेगा एंड इसकी लीडरशिप कौन संभालेगा। एंड इसी के बीच फैमिली डिस्प्यूट चल रहा होता है, मीडिया प्रेशर होता है, एंड स्टॉक वोलेटिलिटी बहुत होती है। एंड तभी 2005 में सारा रिजॉल्व होता है, एंड मुकेश अंबानी को 3 सेक्टर्स में काम मिलता है, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज एंड एनर्जी। लोग बोल रहे थे ये तो बहुत ही बोरिंग बिजनेसेस हैं, बट मुकेश अंबानी ने इसमें कुछ और ही देखा जो बाकी लोग देख नहीं पाए। और फिर मुकेश अंबानी
सबसे बड़ा बिजनेस बेट खेलते हैं। 2010 में रिलायंस ब्रॉडबैंड ने स्पेक्ट्रम खरीदा। लोग बहुत कंफ्यूज थे, क्या है स्पेक्ट्रम? इसकी ना कोई ऐड थी, ना ही कोई हाइप थी, कोई मीडिया विजिबिलिटी नहीं थी। बस शांति से इसमें कैपिटल डिप्लॉय किया जा रहा था एंड जो कैपिटल डिप्लॉय हुआ था वो था 4 से 5 लाख करोड़। फियर इतना ज्यादा पीक पे था कि एनालिस्ट कहते थे कि यहाँ पर पैसा डूब जाएगा। एंड फिर आता है 5 सितंबर 2016 एंड मुकेश अंबानी अनाउंस करते हैं फ्री डेटा एंड फ्री कॉल्स। पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री हिल गई, बहुत सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, प्राइसेस कोलैप्स करने लगे एंड बहुत सारी कंपनीज ने अपना मार्केट शेयर लूज कर दिया। रिलायंस ने प्रॉफिट चेज नहीं किया, उन्होंने एक हैबिट बनाई। बिना जियो के इंडिया को इमेजिन करना मुश्किल हो रहा था, पर जियो सिर्फ एक टेलीकॉम नहीं था, वो एक एंट्री गेट था। रिलायंस रिटेल क्वाइटली ग्रो करते रहा, उन्होंने किराना दुकान को डिस्ट्रॉय नहीं किया, उन्होंने उनको पार्टनर बनाया। कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड सप्लाई चेन से रिलायंस रिटेल आज इंडिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है एंड करोड़ों का वॉल्यूम डेली वहां पर सर्कुलेट करता है। और सबसे वैल्यूएबल चीज कंज्यूमर डेटा। आज की डेट में रिलायंस के पास डेटा है जियो के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन है रिलायंस रिटेल के थ्रू, एनर्जी है पेट्रोकेमिकल्स के थ्रू। ये कॉम्बिनेशन डेडली है। पर स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। 2021 की एजीएम मीटिंग में मुकेश अंबानी एक अनाउंसमेंट करते हैं कि वो $75 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। सोलर, हाइड्रोजन, कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2035, बैटरी सेल्स। ये एनवायरनमेंट का प्ले नहीं है, ये फ्यूचर का पावर प्ले है। देखो, एनर्जी जिसके पास होती है, जियोपॉलिटिक्स उसी के अराउंड घूमती है। रिलायंस फ्यूचर में इंडिया का सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर होगा एंड सिर्फ यही नहीं, दुनिया का भी वो ग्लोबल सप्लायर बनने का प्लान कर रहा है। विजन यहीं से आता है। तो आंसर तो क्लियर है, रिलायंस पावरफुल इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़ी है, रिलायंस पावरफुल इसलिए है क्योंकि वो मैक्सिमम मार्केट को कंट्रोल करती है, एट द सेम टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करती है, फ्यूचर में क्या करना है उसकी प्लानिंग आज से करती है एंड सबसे ज्यादा जरूरी चीज, लॉन्ग टर्म पेन को अफोर्ड करती है। एंड रिलायंस की ग्रोथ एक बिजनेस ग्रोथ नहीं है, ये ग्रोथ है इंडिया की। एंड सबसे अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ऐसे जो एम्पायर्स होते हैं वो क्वाइटली ग्रो करते हैं तब तक जब तक वो अनअवॉइडेबल ना हो जाएं। अब सोचो, अगर रिलायंस इतना पावरफुल बन सकता है तो अगले 10 साल में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल होगा एंड कौन सी कंपनी है जो एकदम क्वाइटली पावरफुली ग्रो कर रही है। क्योंकि हिस्ट्री हमें एक चीज प्रूव करती है, पावर कभी भी अनाउंस नहीं होती, वो बस अपीयर हो जाती है। विद दिस, अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा।